नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से आज से 40 दिन तक संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश में संविधान को लेकर एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चला रही है और इसकी शुरुआत आज यानी कि मंगलवार से प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक के साथ हो रही है। आज इसी मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है, जो कभी नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन देखिए एक रिपोर्ट। 40 दिन तक कांग्रेस चलाएगी संविधान बचाओ अभियान। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। 25 से 30 अप्रैल तक राज्य स्तरीय रैलियां। 3 मई से 10 मई तक जिला स्तरीय रैलियों का आयोजन। 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय रैली। 20 मई से 30 मई तक घर घर अभियान। संविधान को लेकर जागरूकता लाने की तैयारी। गुजरात के अहमदाबाद में संविधान बचाओ अभियान को लेकर फैसला लिया गया। कांग्रेस जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा और सामाजिक आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक न्याय जैसे मुद्दों को जनता के बीच जोर शोर से उठाने के मकसद से संविधान बचाओ अभियान चला रही है। एआईसीसी के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी इसकी शुरुआत की। पीसीसी महामंत्री की तरफ से जिला, शहर, ब्लॉक, मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को चिट्ठी जारी कर इसके लिए कहा गया। अभियान को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। इतने अभद्र भाषा में मैं समझता हूँ पहली बार कोई बोला होगा, वो भी भाजपा के 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे सीधा आरोप लगाया कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सीजीआई खुद हैं। अभी एक तो मानसिक दिवालियापन का निशानी भी है कि गृह युद्ध कहाँ है, पहले तो ये बताए, और दूसरा यदि कहीं उपद्रव या दंगे हो रहे हैं उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है। ये तो सीधा सीधा न्यायालय पर टिप्पणी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया, वो क्या बयान? उपराष्ट्रपति ने यही बयान दिया है कि ये संसद से ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस ने 40 दिनों के लिए अभियान का रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए निर्णय पर कांग्रेस पूरी तरह से फोकस्ड है और हर एक कार्यकर्ता से लेकर जिम्मेदार तक को काम सौंपा गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी और उनके नेताओं को घेरती हुई नजर आ रही है, उस पर पलटवार भी किया जा रहा है। कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा देखना भी, इसके लिए ये सब उपक्रम है और मेरी सहानुभूति है उनकी कोशिशों में। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। बड़े आप लोग मानते हैं, बड़े नेता है नहीं कोई वहाँ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई नेता नहीं है। और सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं वो सबके साथ परिवार के मुखिया लोग नेता हैं। कोई जन नेता थोड़ी है किसी। जनता की स्वीकृति प्राप्त होती तो जो क्षेत्रीय लोग हैं अपने दम पे जीत के आ जाते हैं, कभी कभी बीच में एक आध बार। निरंतरता में कोई परिवारवादी पार्टी कांग्रेस भी है और कोई परिवारवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है। आप लोग बड़ा नेता मत बोला करें किसी को। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में संविधान को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी भी संविधान को लेकर अभियान की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि संविधान को लेकर चल रही जंग में जनता किसका समर्थन करती है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज से अपना अभियान शुरू कर दिया है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय करा देती हूं। प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और के शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि आप ही की पार्टी का आज आगाज हो रहा है। एक बड़ा अभियान आज पार्टी जो है वो कर रही है अगले 40 दिन तक। क्या मकसद है इसका, क्या उद्देश्य है, क्यों जरूरत पड़ रही है इस समय छत्तीसगढ़ में ये यात्रा निकालने की? देखिए वर्षा जी, अभी आपने बोला कि क्या जरूरत पड़ी, यही सवाल उठ रहा है पिछले 10 साल, अगर 11 साल से देखें प्रदेश की, देश की जनता सवाल उठा रही है
कि संविधान है का। 11 साल की अगर हम सरकार में देखें तो संविधान कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि 11 साल की सरकार देख संविधान के मुताबिक नहीं चलती है। संविधान को कहीं ना दबाने की कोशिश की जा रही है, संविधान को कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। खास तौर से अगर हम इनकी गलती भी नहीं है, मैं तो बोलूंगा इनकी गलती ही नहीं है, क्योंकि इनके पूर्वजों की ये सोच थी, और जो आपके पूर्वज आपको सिखाएंगे वही आप सीखेंगे। तो आपको याद होगा किस तरह से इनके पूर्वज, मैं बताना चाहूंगा, अंबेडकर जी जब आखिरी संविधान सभा में अपना आखिरी मसौदा तैयार कर रहे थे, उस समय किस तरह से हेडगेवार जी ने, और इनका जो उस समय मुखपत्र छपता था ऑर्गेनाइजर, उस पर किस तरह से संविधान के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। उसके बाद इनके जो दूसरे संघ प्रमुख थे, उन्होंने गोलवलकर, उन्होंने भी एक किताब थी बंच ऑफ थॉट्स, उसमें भी हमारे संविधान के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी थी। उसमें लिखा हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझिल और विषम संयोजन मात्र है। तो इनकी सोच शुरू से ऐसी रही है, और अभी भी देखिए न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, न्यायपालिका पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो ये दिखता है कि आप न्यायपालिका और संविधान को मानना नहीं है, आप कहीं ना कहीं उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह संविधान ने हर व्यक्ति को, हर एक समुदाय को, हर एक वर्ग को समान अधिकार दिए, मारने की कोशिश की जा रही है। तो ये मजबूरी वश बोलिए या संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हमको आगे आना पड़ रहा है, हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो त्राहिमाम है, जनता का हक छीने जा रहे हैं, जनता का विशेष समुदाय के बात, उनका खासतौर से हक छीना जा रहा है। ये पूरे समाज है वो आज चिंतित है कि हमारा हक है कहाँ। उस समय भी संविधान की प्रतियां इन्होंने जलाई थी, वो भी देश ने देखा है, और आज कहीं ना कहीं प्रतियां नहीं जलाई जा रही है, मगर उस संविधान को दबाया जा रहा है। और हम कांग्रेस जो विपक्ष के नाते, और या बोलिए संविधान को कहीं ना कहीं मूल आत्मा को हम सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके तहत ही हम संविधान को बचाने के लिए, प्रदेश की, देश की जनता को उनका हक देने के लिए ये हमको करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी बोलिए या विपक्ष के नाते एक धर्म बोलिए, ये हम करेंगे। ठीक है प्रवीण साहू जी, आपने सुना है सत्यप्रकाश जी को, उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह से स्थिति है, संविधान पर हमला हो रहा है, इसके अलावा उसे दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, इसी को लेकर आज ऐसी स्थिति बन गई है कि चाहे उसे मजबूरी कहे या कुछ और, लेकिन आज कांग्रेस को मैदान में उतरना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, आदरणीय जनता को प्रणाम। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से रैली निकालना चाह रही है, मैं इसी कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1970 तक इस देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाकर लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाली कोई पार्टी, संविधान के माध्यम से करने वाली कोई पार्टी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी है। इसने कहीं ना कहीं संविधान का गला घोट दिया, जनता के मूलभूत अधिकारों को छीन लिया। आज वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से लगातार संविधान का अपमान करने वाला कोई पार्टी है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। रही बात, मेरे भाई प्रकाश जी न्यायपालिका के विषय पर कह रहे थे, लगता है इनको राजीव गांधी की सरकार का वो वाकई याद नहीं है जब साहबानों केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में निर्णय दिया था। तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए उस विषय को संविधान के माध्यम से पलट दिया। तब आपको संविधान की दोहाई याद नहीं थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी केवल अवसरवादी है, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, केवल और केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसा ढोंग कर रही है। रही बात देखिए भाजपा की, भाजपा लगातार संविधान का सम्मान करती है और संविधान के अनुरूप कार्य करती है। इनके सर्वमान्य नेता और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तथाकथित युवा नेता जो है राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से अध्यादेश पढ़कर कौन सा संविधान का पालन किया था बताइए? ये होता संविधान का सम्मान होना? निश्चित रूप से अपमान किया था। तो अगर जो कह रहे हैं ना पूर्वज नेता, जो आपके जो चाहे वो पूर्वज हो चाहे वर्तमान में आपके नेता हो, लगातार संविधान की हत्या तो आप लोग करते हैं। भाई आज तक आपके पार्टी ने कभी क्षमा नहीं मांगा। आप बहुत प्रमाणिक प्रवक्ता है, आपके माध्यम से जनता चाहेगी कि आप इस प्रकार अपने देश में वर्जिश लगाया था, आप कम से कम आप उस देश की जनता से आप क्षमा मांग लीजिए। 21 महीने तक इस प्रकार आपने देश को टॉर्चर किया था, नसबंदी कराई थी, आपने मूलभूत अधिकारों को हनन कर लिया था। अभी भी समय है, आप कहीं ना कहीं इस देश की जनता से क्षमा मांग लीजिए, लेकिन आप नहीं मांगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप में अहंकार है। रही बात देखिए संविधान की, लगातार हमने रक्षा की है, जिस प्रकार हमने अच्छे संशोधन किए, जिसे बताना चाहूंगा आदरणीय अटल बिहारी जी के अगर नेतृत्व में हम बात करें तो अगर 14 वर्ष तक किसी भी बालक या बालिका को मूलभूत शिक्षा का अधिकार मिले तो संविधान में संशोधन हमने किया। अगर मैं कुछ एक साल पहले की हम बात करूं तो जिस प्रकार महिला के आरक्षण के विषय में संशोधन करके हमने कहीं ना कहीं महिला का सम्मान किया। हमने संविधान में संशोधन अच्छे विषयों के लिए किया। इन्हें जब भी संविधान संशोधन किया केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया है। ठीक है के शर्मा जी, आखिर इस अभियान के क्या मायने निकाले जाए?
क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि खोया हुआ जो जनाधार है उसे पाने के लिए अभियान है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ये अभियान मजबूरीवश हमें लाना पड़ा है। देखिए वर्षा जी, सब इस बात को समझ रहे हैं कि अभी लगातार विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई की दबिश हो रही, खासकर छत्तीसगढ़ में कहें। एक पूर्व मंत्री, आबकारी मंत्री जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ छापा पड़ चुका है, बहुत सारे अधिकारी जेल में हैं और जांच प्रक्रिया जारी है, चाहे पीएससी का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे कोयला घोटाले का मामला हो। तमाम प्रकार की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। अब नेशनल हेराल्ड मामले में सीधा मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एक अटैक है कहा जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात तो मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगा कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को लेकर दोनों ही पक्षों की बातें आ रही है, लेकिन मेन ये है कि समय सीमा को लेकर होती है। आज कितना समय लेंगे किसी जांच प्रक्रिया को पूरा करने में और न्यायालय में चालान पुटअप के बाद उसको न्यायालय में सुनवाई हो। मैं तो ये कहूंगा कि चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार की आवश्यकता है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से समय सीमा में इस तरह से वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो मामले हैं, राजनीतिक अपराध या राजनीतिक रूप से षड्यंत्र की बात जो कांग्रेस कह रही है, इन सब की जांच हो सकती है क्या? क्यों? क्योंकि इससे चरित्र का नुकसान होता है, व्यक्तित्व का नुकसान होता है, राजनीतिक दल का नुकसान होता है, क्योंकि आरोप लगता है तो जनता इस बीच में जब चुनाव होता है तो उसका नुकसान उस दल को उठाना पड़ता है जिस पर ये आरोप लगते हैं। छत्तीसगढ़ ने ये बात देखी है, विधानसभा चुनाव में भी इस तरह से तमाम आरोप लगे। जनता ने जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करके मतदान किया। अब भाजपा की सरकार है। अब जब जांच प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? छत्तीसगढ़ में अभी 3.5 साल का समय है कहा जा सकता है। तो यहाँ के नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो इस बीच में पूरा हो जाएगी? नहीं तो क्या कांग्रेस की सरकार आने पर जिस तरह से सीबीआई को बैन कर दिया गया था, इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों पर जब बैन लगेगा तो क्या होगा? जिस तरह से सीडी कांड की जांच चुनाव के पहले का था, कांग्रेस शासन काल में सीबीआई आ नहीं पाई, जांच हो नहीं पाई, अब जाके प्रक्रिया आगे बढ़ रही। कहने का तात्पर्य कि समय सीमा और समय को लेकर ही कांग्रेस बात करती है कि हमारा अधिवेशन होता है तब ये कार्रवाई होती है, चुनाव आता है तो कार्रवाई होती है। तो ये इस चीज है, जनता के बीच में वास्तविकता आनी चाहिए। दोषी जो भी हो, जनता तो ये चाहती है जो दोषी उस पर कार्रवाई हो और जनता को जो पैसा है वो राजस्व है वो सरकारी खजाने में वापस आ जाए। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आखिर आपको क्यों लगता है कि जो बीजेपी संशोधन कर रही है, इसके अलावा जो भी उसकी नीतियां हैं, जो भी वो बदलाव कर रही है, ये संविधान के खिलाफ है और हमला हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम आया तो आप लोग चाहते हैं कि भाई केंद्र तक जिस तरह से अगर हम नहीं दिखेंगे तो केंद्र तक किस तरह की रिपोर्ट जाएगी, इसीलिए अभी ये प्रदर्शन कर लो, इस मौका अच्छा है? वर्षा जी, एक तो मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग जो 52 साल तक अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराए, वो हमको संविधान के बारे में समझाएंगे। जिनके नेता ने 1947 में जब लाल किले में झंडा फहराने की बात होती थी, पूर्व संध्या, आजादी की पूर्व संध्या पे, इनके नेता ने ऑर्गेनाइजर में लिखा कि हम कभी तिरंगे को नहीं अपनाएंगे, कभी सम्मान नहीं देंगे। 1930 में जब गांधी जी ने बोला कि पूर्ण स्वराज की बात की, वो बोला कि हर घर पे तिरंगा लहराया जाओ, पूर्ण स्वराज की बात की, तो इनके नेता मुखबिरी करते थे, इनके नेता पेंशन लेते थे। तो ये हमको क्या संविधान के बारे में सिखाएंगे? अरे हमारी बात करें, मैं एकदम तथ्य के साथ बता रहा हूँ आपको। यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए के जी, वो भी बताएंगे कि राहुल गांधी जी ने जो इमरजेंसी हुई थी उसके लिए माफी मांगी है। आज जो ये जो कथा का जो इमरजेंसी लगी हुई है पिछले 11 साल से देश में, जो बिना कहे हुए इमरजेंसी है, क्या उसके लिए मोदी जी माफी मांगेंगे? जो महंगाई इतनी बढ़ गई उसके लिए मोदी जी माफी मांगेंगे? बेरोजगारी जो बढ़ गई है मोदी जी माफी मांगे? जो कहीं ना कहीं इतनी अमीरी गरीब के बीच जो फासला है उसके लिए मोदी जी माफी मांगे? तो हमको ना समझाए ना हमको दुहाई दे। देखिए संविधान की बात कर रहे हैं, अरे हमको क्या बताएगा? आरटीआई किसने दिया? हम ये कानून लेके आते हैं। आरटीई किसने दिया? खाद्य सुरक्षा कानून किसने दिया? हमको मत सिखाइए प्रवीण जी, ना बीजेपी को हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। संविधान किस तरह से पालन होता है, संविधान को किस तरह से लेके देश को चलाना होता है, हमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और संविधान किस तरह से कुचला जाता है, संविधान को किस तरह से पीछे रखा जाएगा, किस तरह से ईडी का दुरुपयोग होगा, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, उससे ज्यादा बीजेपी नहीं समझती है। इसलिए बोल रहे हैं, जो आपने जैसा हेराल्ड की बात की, वो ऐसा केस है जिसपे कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, जहां वहां कहीं कोई प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं है, मगर उसके बाद ईडी की जांच हो रही है। जिसको 2015 में क्लीन चिट मिल जाती है, मगर राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए 2021 में मोदी जी वापस केस करते हैं, सरकार केस करती है, सरकार केस रजिस्टर करती है, तो दिखता है कि राजनीतिक विद्वेष निकाला जा रहा है। आप कीजिए ना, आप 11 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है सत्य प्रकाश जी, लेकिन अब देखिए सरकार लंबे समय से बीजेपी के केंद्र में है, लेकिन यही समय क्यों? सवाल यही है कि ये समय क्यों चुना गया आपकी तरफ से? क्योंकि लंबे समय से आप यही आरोप लगा रहे हैं कि संविधान पर हमला हो रहा है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन
आखिर ऐसा कौन सा और ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अब आपको ये संविधान बचाओ अभियान चलाना पड़ रहा है, वो भी 40 दिन तक? वर्षा जी, संविधान बचाने का अभियान तो पिछले 2, 3, 4 सालों से चल रहा है। आप देखिए 11 साल से तो नहीं ये मान रहे, मगर हमारे अगर विपक्ष की बात की जाए तो चुनाव से पहले देखिए, उससे पहले देखिए, राहुल गांधी चाहे लोकसभा में हो चाहे सड़क पे हो, संविधान की रक्षा करने की बात हमेशा कही। ये तो एक कार्यक्रम इसलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अब न्यायपालिका के ऊपर भी हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं इनके सांसद, जिसको खुली छूट मिली है मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से। तो अभी देश कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को हिटलर शाही की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, जहां न्यायपालिका की भी बात नहीं सुनेंगे, संविधान की भी नहीं सुनेंगे। तो इसके तहत कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, विपक्ष का धर्म मानता है कि देश अगर कहीं गलत दिशा में जा रहा है, देश के ऐसे दिशा में जा रहा है जहां संविधान के मूल जो धारणा है उसको नहीं स्वीकार। ठीक है प्रवीण साहू जी, आप लोग बार बार आपातकाल का जिक्र करते हैं और कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, सत्यप्रकाश जी रुक जाइए, कांग्रेस ये कह रही है कि 2014 से तो अघोषित आपातकाल लगा हुआ, उसकी माफी कब मांगेंगे? राहुल गांधी ने तो माफी भी मांग ली। देखिए कौन सा घोषित आपातकाल, जिस प्रकार अगर हम बात करें तो आज सभी को स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसको जो टिप्पणी करना है कर रहे हैं। देखिए आप भी जानते हैं कि मोदी जी पर कितने जो है अभद्र टिप्पणियां हुई है, तो लगातार देखिए कभी सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। देखिए हमें प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी की कहीं ना कहीं रक्षा की है। और रही बात देखिए आदरणीय सत्यप्रकाश जी बार बार कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका का कहीं ना कहीं हम सम्मान नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए इतिहास में चलते हैं। राजीव गांधी जी का विषय तो मैंने बता दिया, चलिए थोड़ा एक पीढ़ी और चलते हैं। देखिए माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, 39वां संशोधन करके सबसे महत्वपूर्ण विषय जो जिस चुनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपनी जीत हासिल करना चाह रही थी, हाईकोर्ट ने उस विषय को कहीं ना कहीं उनके खिलाफ निर्णय दिया। 39वां संशोधन करके माननीय हाईकोर्ट के निर्णय को पलटने का काम किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। तब संविधान की दुहाई आपने क्यों नहीं दी? जिस इंदिरा गांधी जी ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने स्वयं माननीय हाईकोर्ट के निर्णय को कैंसिल कर दिया, वह संविधान की दुहाई दे रहे। तो मैंने राजीव गांधी का उदाहरण दे दिया आपको, मैंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दे दिया, और कितने उदाहरण दूं? और रही बात की हमारी आप बात करें, यही भाजपा की सरकार है जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से गरीब जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने का लाभ हमने किया। तो हमने बहुत सारे अच्छे काम किए। आपने और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार अगर बात करें तो आपने केवल वही काम किया। रही बात की फिर से अगर बात करूं तो पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को 2018 में संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। तो देखिए प्रत्येक वर्ग की रक्षा हमने की, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात देखिए 40 दिन की आप बात करें, मैं तो कहता हूँ 40 दिन के बाद थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। 25 जून को जरूर आप कहीं ना कहीं संविधान हत्या दिवस जरूर मनाइएगा कि 25 जून 1975 से लेकर आपने जो कहीं ना कहीं संविधान हत्या करने का प्रारंभ 21 मार्च 1970 तक किया था, तो आपने इस यात्रा में 25 जून की तिथि का उल्लेख जरूर करिएगा और पुनः इस जनता से माफी मांगिएगा। के शर्मा जी, अब संविधान बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, इससे कांग्रेस को फायदा क्या होगा? क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तो बहुत पहले से लगा रही है कांग्रेस, और उसका कोई खास फायदा अभी तक देखने को नहीं मिला है। चाहे हम चुनावों की दृष्टि से देख लें या किसी भी उद्देश्य से देखें, फायदा नहीं हुआ। तो लेकिन अब क्या लग रहा है, कुछ अलग हो पाएगा? निश्चित रूप से वर्षा जी, ये जो संविधान का मामला है, लोकसभा चुनाव के पहले और छत्तीसगढ़ में कहें तो विधानसभा चुनाव के पहले से ही राहुल गांधी पुस्तक लेके घूम रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार वे बात कहते रहे कि संविधान खतरे में है। अब जब बात आ रही है, अब नेताओं, क्या कांग्रेस पर खतरा आ रहा है कि वरिष्ठ नेताओं पर जिस तरह से जुर्म दर्ज हुए हैं इनको लेकर बदनाम करने की, इससे क्या पार्टी बदनाम हो रही है? भाजपा चुनाव के पहले कहती थी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनकी सीटों की संख्या दुगनी हो गई। 400 पार के नारे थे वो पूरा नहीं हुए। असर जनता किस रूप में ले रही है इन सबको लेकर? विपक्ष की लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या विपक्ष को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को देखना है, या भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए जीरो टॉलरेंस के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है? जो विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे संसद की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियों की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, इन सबकी अपनी भूमिका है। इस पर उंगली उठाने से जनता में क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका आने वाले समय में जनता क्या रिएक्ट करेगी, ये देखना होगा। क्योंकि आज सुप्रिया जी ने यहां तक कह दिया कि ईडी जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, आपराधिक वसूली मशीन है। इस तरह की जब बातें होती है तो जनता को विचार करना है कि वास्तव में ये जो एजेंसियां हैं वो जांच किस रूप में कर रही है। महत्वपूर्ण है कि न्यायालय में जो ये आरोप के साथ जो सबूत लेके जाएंगे, जो छापा पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में ही कहे, नेताओं को लेकर के जो छापे पड़े हैं उसमें क्या सबूत मिले हैं, न्यायालय में ये कहां तक
ठहर सकता है, न्यायालय क्या इनको दोषी ठहराते हुए सजा देती है, ये इसके लिए मुझे लगता है जनता को इंतजार करना पड़ेगा। विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस और तमाम दलों को जनता के बीच जाने का अधिकार है, और जनता के बीच यदि ये जा रहे हैं इस प्रकार से संविधान बचाओ के माध्यम से, तो जनता को ही तय करना है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा तो कोई नहीं है, और जनता ही तय करेगी कि कांग्रेस जो बात कह रही है, भाजपा जो बात कह रही है। ईडी के और सीबीआई के प्रवक्ता तो नहीं है भाजपा वाले, लेकिन भाजपा जिस ढंग से ईडी सीबीआई के लेकर के पक्ष ले रही है, उसको भी जनता को देखना है कि किस ढंग से इसकी प्रतिक्रिया जनता लेती है। ईडी सीबीआई को कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ जो जांच कार्रवाई हो रही है, एक सीमा में कुछ ना कुछ जनता के बीच आना चाहिए। आप किसके घर गए, क्या मिला, ये तो बताया ही जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, मैं सहमत हूँ। सत्यप्रकाश जी, ये मुद्दे आप कई समय से उठा रहे हैं, आपकी पार्टी कई बार उठा चुकी है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी बात जनता तक पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा। प्रवीण जी ने बोला कि कहाँ पे अघोषित आपातकाल, अभी कुछ दिन पहले था ना, इन्होंने बोला हर कोई मोदी जी पे व्यंग करता है। अभी व्यंगकार एक है मुंबई, आपको भी याद होगा वर्षा जी, किस तरह से उन्होंने व्यंग किया, उनका कार्यालय तोड़ दिया जाता है। उससे पहले भी व्यंगकार उन्होंने व्यंग किया, किस तरह से उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। आप ही के वर्षा जी, आप ही के पत्रकार है ना, वरिष्ठ पत्रकार आप ही के चैनल के हैं, उन्होंने उनके वीडियो हर किसी ने देखे किस तरह से पत्रकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। पत्रकारिता आज नहीं कर सकते, आप सच्चाई दिखा नहीं सकते, आपके ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव है, बड़े लोग बताइए, किसको जेल भेजा जा रहा है बताइए मुझे। कहाँ है आप खुद के बोल सकते हैं, अपने कहाँ आप खुद के बयान कर सकते हैं। अरे जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में जब एक व्यंगकार उसके बारे में व्यंग करना छोड़ दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको बोला कि अरे बहुत दिन हो गया आपने व्यंग नहीं किया था कांग्रेस नेताओं के कार्यकाल को आप याद कर लीजिए। ये थी गांधी जी की सोच, ये थी कांग्रेस पार्टी की सोच। निर्दोष लोगों को आपने जेल में ठूस दिया, यही आपका संविधान कहीं ना कहीं हर कोई दबाव महसूस करता है, पत्रकार से लेके जनता से लेके आज यात्रा निकाल रहे हैं, शर्म नहीं है इस बात पर। देखिए, जनता तक हमारी बात जाएगी, जनता धीरे समझ रही है, इनके जो लगातार संविधान की अपमान करता है, एक एक करके नारा लगाया, एक एक करके प्रवीण जी, मैं आ रही हूँ। जाग रही है जनता ने माना कि भाई रोजगार हमको नहीं मिला है, जनता ने मांगा कि महंगाई कम नहीं हुई है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लेकिन अब जिस तरह से आपातकाल को लेकर बीजेपी कांग्रेस को हमेशा घेरती आई है, तो आप लोग जितने भी आरोप लगा ले, लेकिन ठहर कर वो चीज आपातकाल पर ही आ जाती कि देखिए आपकी सरकार में क्या हुआ था, आपातकाल किस तरह से लगा था। अघोषित आपातकाल अब कौन समझेगा, जनता कैसे समझ पाएगी, लेकिन जो आपातकाल लगा वो तो आपको झेलना पड़ेगा। क्या थी क्या नहीं थी उसके तहत हुआ, उसके बाद भी हमारे राहुल गांधी जी ने उसके लिए माफी मांगी, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने माफी मांगी कि जो हुआ वो अलग स्थिति थी, उस समय हम नहीं थे, क्या स्थिति नहीं थी, मगर उसके बावजूद प्रवीण जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। क्या मोदी जी माफी मांगेंगे? आज रोजगार नहीं मिला, आत्महत्या बढ़ रही है, क्या मोदी जी माफी मांगेंगे कि किसान की 700 झूठा आरोप लगाने वाले अपने हक के लिए मांगेंगे माफी, महिलाएं आज सुरक्षित महसूस नहीं करी, माफी मांगेंगे? बताएं, आत्महत्या बढ़ गई है रोजगार नहीं मिलने के कारण, क्या मोदी जी माफी मांगेंगे? ठीक है प्रवीण जी मैं आ रही हूँ आपके पास, सत्यप्रकाश जी जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। आप आडंबर मत कीजिए, आप संविधान के तहत देश चलाइए, आप हिटलरशाही की तरफ देश को मत लेके जाइए। आप चाहते यही है कि सिर्फ दो व्यक्ति देश चलाए, सिर्फ दो व्यक्ति कहने पे पूरा देश चले, पूरा प्रदेश चले, मगर ऐसा हो नहीं सकता है। संविधान के तहत देश चलता है, संविधान के तहत ही प्रदेश चलेगा और आपको चलाना पड़ेगा। ये तो विपक्ष के नाते हम सड़क पे लड़ेंगे, ठीक है प्रवीण जी, लोकसभा में लेकिन आप लोग पर भी आरोप लगातार कांग्रेस से लगाती आई है। ठीक है, एक सेकंड प्रवीण जी, आप लोगों पर भी, पार्टी पर ये आरोप लगातार लगाते आई है कांग्रेस के, आप लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। वो ये सवाल करते हैं कि बता दीजिए सत्ता पक्ष का ऐसा कौन सा नेता है जिसके यहाँ पर सीबीआई ने या ईडी की टीम ने कार्रवाई की हो, और खुले ऑफर आप लोग की पार्टी के द्वारा दिए जाते कि आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में और उसके बाद सारे केस खत्म हो जाएंगे। इस तरह के आरोप आप पर भी तो लग रहे हैं, तो जनता के बीच एक नेगेटिव मैसेज तो जा रहा है ना आप लोग का भी। देखिए, प्रमाणिक तथ्य से बताइए कि किसको खुला ऑफर दिया गया, प्रमाण दीजिए मुझे। रही बात, देखिए ईडी एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं, जब सत्ता में नहीं थे तभी हम सम्मान करते हैं, आज सत्ता में तो भी हम सम्मान कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था अपना आप काम करने दीजिए उनको, वो काम कर रही है, आप किस बात की आपत्ति कर रहे हैं? ये कहते हैं ना कि संविधान की आप यात्रा निकाल रहे हैं। जब ईडी कार्रवाई करती है, चाहे इस प्रदेश में चाहे देश में कहीं पर भी, लगातार ईडी या किसी भी संवैधानिक संस्था के बाहर प्रदर्शन करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से आपका संदेश यही है कि आप संविधान को मानते ही नहीं है। लगातार आपका विरोध यही दिखाता है। अरे संवैधानिक संस्था अपना काम करने दीजिए, स्वायत्त रूप से काम करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, के शर्मा जी लास्ट कमेंट आपका।
वर्षा जी, महत्वपूर्ण यह है कि बार बार ये पत्रकारिता पर उंगली उठती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर राजनीतिक दल अपना अखबार निकालते हैं, नेशनल हेराल्ड की बात करें तो आज सुप्रिया जी कहती हैं कि ऑर्गेनाइजर के पर बात आती है, पांजन्य पर बात आ रही है, या शिवसेना के मुखपत्र की बात करें, लेकिन जनता का विश्वास अभी भी निष्पक्ष पत्रकारिता में है। नहीं तो अन्य इतने सारे अखबार निकलते नहीं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके पास यदि निष्पक्षता पर किसी एक चैनल पर सवाल उठता है तो आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाने के जगह में मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाके जो विकास कार्य है, ईमानदारी है, गरीबी से मुक्ति है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और महत्वपूर्ण जो सोनिया और राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने लाभ नहीं लिया है, इसको इसलिए वो निर्दोष है, ये सब कोर्ट का मामला है। लेकिन जनता के बीच जाके कांग्रेस और भाजपा जो अपनी बात कह रही है, चाहे भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के हो, उन्हें हराने को लेकर, जिताने को लेकर, या आपातकाल को लेकर, आपातकाल के बाद आज की स्थिति में आज तो सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस तरह से आपातकाल लगा के तो जो 1975 में जो कुछ हुआ वो तो एक लोकतंत्र पर एक धब्बा ही है। राहुल गांधी ने भी और इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर भी होती है और कहीं ना कहीं के शर्मा जी, इससे जो तमाम आरोप कांग्रेस के वो भी हल्के कहीं ना कहीं हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी चीज यहाँ पर बड़ा आपातकाल रहा और वो हमेशा जनता को याद भी है। खैर, अब देखना होगा। फिलहाल मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब देखना है कि कांग्रेस जिस तरह से सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, संविधान पर हमला करने का आरोप लगा रही है, तो ये अभियान जनता के बीच आकर कितनी पकड़ बना पाता है, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हिंदी की खबर।